हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है इसमें मैं आपको एडा का यूनिट नंबर 1 देने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका जो एग्ज़ाम है, अब 4 सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है वो अब 5 तारीख को है। एंड आज जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आप, तब आपका 1 अगस्त है। एंड अभी हमारे पास 2 अगस्त का दिन है एंड 3 अगस्त का दिन है। तो हम ये 3 दिन में आपका कंप्लीट एडा कंप्लीट कराने वाले हैं। ठीक है, एंड आपको 4 तारीख को 4 अगस्त को सुबह 9 बजे आपको क्या मिल जाएगा, एक कंप्लीट वन शॉट वीडियो मिलेगा। ठीक है, सो कंप्लीट वन शॉट वीडियो मिलने के बाद क्या करोगे, उसको देखना एंड उसमें आपके सारे सॉल्यूशंस रहेंगे एंड सारी चीज़ रहेंगे। तो चलो, अब आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं वीडियो को करता हूँ शुरू। सो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा एंड जो चीज़ें समझ में ना आए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बता देना। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए। सो ये यूनिट नंबर फर्स्ट है। ठीक है, एंड हमने जो इस बार नोट्स डिज़ाइन करे हैं, आई होप आपको अच्छे लगेंगे। एंड सबसे पहले मैं बता दूं कि हमने इस बार ना थोड़ा सा नोट्स का डिज़ाइन ना चेंज किया हुआ है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग नोट्स देखिए एंड प्लीज़ हमको बताइएगा, रिव्यू दीजिएगा कि हमारे नोट्स सही हैं या नहीं है। तो हमें यहाँ पे पढ़ना क्या है, डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिथम एंड कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम स्पेस complexity, time trade-off, Varis bound on complexity, asymptotic notation, big O, omega, theta, and recurrence solving techniques। फिर डिवाइड एंड कॉन्कर में आपको बाइनरी सर्च, मर्ज सर्च, क्विक सॉर्ट, हीप और एक्सटेंशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ना एंड कोड टर्निंग टेक्निक्स लाइक लूप, डेटा ट्रांसफर एंड लॉजिक ऑप्टिमाइजेशन। सो चलो वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहला जो टॉपिक है एंड ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आता है आपका एल्गोरिथम एंड कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। सो देखो, एल्गोरिथम क्या कहलाता है। तो एल्गोरिथम जो होता है ये एक फाइनाइट वेल डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, तो मैं एक चीज़ बता दूं कि जो हमारा एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम क्या होता है कि ये एक वेल डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। जैसे सपोज आपको चाय बनानी है, तो चाय बनानी है तो आपको प्रॉपर एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलो करना होगा। लाइक आपको चाय के पहले पानी डालना होगा, फिर आपको चाय पत्ती डालनी होगी, देन आपको शक्कर डालनी होगी, देन आप दूध डालोगे, देन आप अदरक डालोगे। तो ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है जो कि चाय बनाने के। तो ऐसे ही एल्गोरिथम एक फाइनाइट वेल डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, अब इसी के आगे कॉम्प्लेक्सिटी। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, कॉम्प्लेक्सिटी एक मेजर होता है जो बताता है कि एल्गोरिथम अपना काम कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेगा। उसको हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। सपोज जैसे हम चाय बना रहे हैं तो चाय कितनी देर में पक रही है, तो ये क्या है, ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, सो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, तो कितना मेमोरी कंज्यूम कर रहा है इनपुट साइज एन के फंक्शन के रूप में, वो क्या कहलाता है, आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहलाता है। ठीक है, नाउ अब पर्पस क्या है इसका। तो पर्पस देख लो कि एल्गोरिथम की इफिशियंसी को क्वांटिफायर और कंपेयर करना। ठीक है, तो देखो जो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम की इफिशियंसी को क्वांटिफायर और कंपेयर करना। ठीक है, गिवन कॉन्स्टेंट्स लाइक टाइम क्रिटिकल वर्सेस मेमोरी क्रिटिकल के हिसाब से बेस्ट एल्गोरिथम को हम चूज करते हैं। ठीक है, सो आई होप तुमको ये एक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखो, तुमको एल्गोरिथम समझ में आ गया होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं तुमको बता दूं कि एल्गोरिथम क्या होता है, किसी भी चीज़ को वेल डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में करना जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी एक मेजर्स होता है जो बताता है कि एल्गोरिथम को अपना काम करने में, कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, एंड वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाता है। अब बताता हूँ मैं आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। मेमोरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब मेमोरी कंज्यूम करता है इनपुट साइज एन के फंक्शन के रूप में, उसको हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। ठीक है, पर्पस हो गया। पर्पस में क्या है कि एल्गोरिथम की इफिशियंसी को क्वांटिफायर और कंपेयर करना। ठीक है, और गिवन कांस्टेंट के हिसाब से बेस्ट एल्गोरिथम को चूज करना। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं वर्किंग कॉन्सेप्ट की। तो देखो, वर्किंग कॉन्सेप्ट, थोड़ा मेरे को नींद आ रहा है, तो वर्किंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिथम के अंदर के बेसिक ऑपरेशन जैसे कंपैरिजन, एडिशन की काउंट है इनपुट एन के फंक्शन के रूप में, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी
एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट होने के लिए रिक्वायर्ड मेमोरी लाइक इनपुट प्लस ऑक्सिलरी स्पेस चाहिए होता है। तो देखो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब एल्गोरिथम के अंदर के बेसिक ऑपरेशन लाइक कंपैरिजन एडिशन के काउंट है इनपुट साइज एन के फंक्शन के रूप में। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट होने के लिए क्या होता है, रिक्वायर्ड मेमोरी इनपुट स्टोरेज और ऑक्सिलरी या एक्स्ट्रा स्पेस जरूरी होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का, फिक्स्ड पार्ट प्लस वेरिएबल पार्ट। तो फिक्स पार्ट क्या होगा आपका कांस्टेंट हो जाएगा, प्लस वेरिएबल पार्ट इनपुट डिपेंडेंट एंड ऑक्सिलरी स्पेसेस, ठीक है। सो टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ, टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ में क्या होता है कि कई एल्गोरिथम में टाइम और स्पेस का इन्वर्स रिलेशन होता है। तो इन्वर्स रिलेशन किस में होता है, टाइम और स्पेस में, ठीक है। जिससे एक्स्ट्रा मेमोरी यूज करके टाइम बचा सकते हैं, जैसे हैजिंग हो गया, मेमोराइजेशन हो गया एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो गया एंड प्री कंप्यूटेड वैल्यू को स्टोर करके रिपीटेड कैलकुलेशन को अवॉइड करना। ये जो काम होता है मेमोरी यूज करके थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकते हैं। अब सपोज जो प्री कंप्यूटेड वैल्यू, सपोज मान लो 5 + 2 है एंड ये 7 हो गया, तो हमने इसको कैलकुलेट करके स्टोर कर लिया एंड जब भी इसकी ज़रूरत पड़ी तो हमने यूज़ कर लिया। तो हम रिपीटिशन अवॉइड कर सकते हैं एंड कम मेमोरी यूज़ करके थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, ठीक है। अब इसका ये आपका ग्राफ है, तो यहाँ पे ऊपर आपका टाइम टेकन है एंड ये आपका स्पेस यूजेज है, ठीक है। तो टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ, एक्स्ट्रा मेमोरी यूज करके टाइम सेव किया जा सकता है और वाइस वर्सा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रिकम्प्यूट एवरी टाइम लेस स्पेस एंड मोर टाइम, ठीक है। यहाँ पे लेस और मोर स्पेसेस, ठीक है। तो ये हो गया। एंड नाउ अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक और फीचर की। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी हार्डवेयर इंडिपेंडेंट मेजर्स। देखो जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी हार्डवेयर इंडिपेंडेंट मेजर्स है, एल्गोरिथम की इनहेरिट एफिशिएंसी बताती है, ठीक है। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी है वो हार्डवेयर इंडिपेंडेंट मेजर होता है एंड ये एल्गोरिथम की इनहेरिट एफिशिएंसी को बताता है। और जो हमारा टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ होता है वो हर एल्गोरिथम में नहीं होता लेकिन कॉमन ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजीज में होता है। आई थिंक तुमको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ अब बात करते हैं टाइप क्या होते हैं। सो कॉम्प्लेक्सिटी के दो टाइप होते हैं, फर्स्ट होता है आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड सेकंड होता है आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, किसी भी एल्गोरिथम को करने में लगने वाला टाइम वो कहलाता है आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वायर्ड मेमोरी वो आपका कहलाता है क्या, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आई होप क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे आपके एडवांटेज की। सो एडवांटेज में क्या है कि एल्गोरिथम को ऑब्जेक्टिवली कंपेयर करना पॉसिबल होता है एंड रिसोर्सेज कांस्टेंट सिस्टम के लिए सही एल्गोरिथम चूज करने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। अब बात कर डिसएडवांटेज की। तो देखो थ्योरेटिकल एस्टिमेट है और एक्चुअल परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन हार्डवेयर पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर होगा। अब बात करते हैं एल्गोरिथम की। तो एल्गोरिथम सिलेक्शन एम्बेडेड सिस्टम जिसमें लिमिटेड मेमोरी होती है और लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग टाइम क्रिटिकल में कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस ट्रेड ऑफ डिसीजन लेना जरूरी है। तो देखो ये तुमको समझ में आया होगा कि एल्गोरिथम क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है एंड टाइम ट्रेड ऑफ क्या होता है। सो आई थिंक तुमको समझ में आ गया होगा। एंड अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ एक बार वीडियो को रिवाइंड कर दो। एंड ये थ्योरेटिकल चीज़ें हैं तो थ्योरेटिकल थोड़ा सा कम आएगा, आगे न्यूमेरिकल वाली चीज़ें तो वो भी समझाऊंगा। अब बात करते हैं वेरियस बाउंड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी एंड असिम्प्टोटिक नोटेशन। तो असिम्प्टोटिक नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो देखो असिम्प्टोटिक नोटेशन होता क्या है। सो असिम्प्टोटिक नोटेशन जो होता है वो मैथमेटिकली नोटेशन होते हैं जो एल्गोरिथम के रनिंग टाइम की ग्रोथ रेट को इनपुट साइज एन के बहुत बड़े वैल्यूज के लिए डिस्क्राइब करते हैं एग्जैक्ट कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर करके। तो देखो जो हमारा असिम्प्टोटिक नोटेशन है, ध्यान से समझिएगा, जो हमारा असिम्प्टोटिक नोटेशंस है वो एक मैथमेटिकली नोटेशन होता है। क्या होता है, मैथमेटिकली नोटेशन होता है जो एल्गोरिथम के रनिंग टाइम पे, मतलब सपोज मान लो कि जो हमारा एल्गोरिथम है वो रनिंग पे है एंड उसकी ग्रोथ रेट को इनपुट साइज एन के बड़े वैल्यूज के लिए क्या करता है, डिस्क्राइब करता है एंड एग्जैक्ट कांस्टेंट को क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज असिम्प्टोटिक नोटेशंस। नाउ पर्पस के बारे में डिस्क्राइब बातें करेंगे। तो पर्पस क्या होता है कि एल्गोरिथम की इफिशियंसी को क्या करता है, सिंप्लीफाई करता है एंड स्टैंडर्डाइज तरीके से क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। तो जो हमारा असिम्प्टोटिक नोटेशन होता है वो एल्गोरिथम की इफिशियंसी को क्या करता है, सिंप्लीफाइड करता है एंड स्टैंडर्डाइज तरीके से एक्सप्रेस करना, ठीक है।
बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस के सिनेरियो को क्या करता है, फॉर्मली डिफाइन करता है। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखो 3 टाइप के केसेस होते हैं। तो देखो वेस्ट केस होता है, वर्स्ट केस होता है एंड अपर नहीं सॉरी वेस्ट, वर्स्ट और एवरेज। तो देखो जो हमारा वेस्ट केस होता है, देखो एल्गोरिथम के लिए 3 बाउंड्स डिफाइन होते हैं बेस्ड ऑन इनपुट अरेंजमेंट। तो देखो जो हमारा वेस्ट केस है, तो वेस्ट केस में क्या होता है कि वेस्ट केस में मिनिमम टाइम जब इनपुट सबसे फेवरेबल होता है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान से समझना, जब तुम्हारा इनपुट जो है वो फेवरेबल है तो जो तुम्हारा केस होगा वो क्या होगा, वेस्ट केस होगा, बिकॉज में इसमें मिनिमम टाइम लगता है। एंड वर्स्ट केस कब होता है, तो वर्स्ट केस तब होता है जब मैक्सिमम टाइम क्या हो, मैक्सिमम टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और गारंटेड होता है। इसमें क्या होता है कि जब जब इनपुट जो होता है वो अनफेवरेबल होता है तो हमारा वर्स्ट केस होता है। एंड एवरेज टाइम, एवरेज केस में क्या होता है कि एक्सपेक्टेड टाइम रेंडमली टिपिकल इनपुट के लिए, ठीक है। डायग्राम, अब डायग्राम देखो यहाँ पे बिग ओ और आपका थीटा और सिग्मा। तो देखो ये आपके ग्राफ्स हैं, ये टाइड बाउंड है, ये अपर बाउंड है, तो आप डायग्राम बना सकते हो। अब देखो यहाँ पे 3 प्रकार के बाउंड्स हैं, ठीक है। आसिम्प्टोटिक नोटेशन, बिग ओ और ओमेगा और थीटा। तो यहाँ पे देखना जो हमारा बिग ओ है वो वर्स्ट केस के लिए यूज़ किया जाता है एंड जो हमारा ओमेगा है वो वेस्ट केस के लिए और बेस्ट केस के लिए, और जो थीटा है वो हमारा एवरेज और एग्जैक्ट केस के लिए। एंड ये इनके अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड एंड टाइड बाउंड लिखें। अगर ये आप ये याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अपर बाउंड में क्या होता है कि एफ एन लेस देन इक्वल टू सी जी एन, लोअर बाउंड में एफ एन ग्रेटर इक्वल टू सी जी एन, एंड टाइड बाउंड में सी जी एन लेस देन इक्वल टू एफ एन लेस देन सी टू जी एन। तो ये होता है। एंड नाउ अब हम बात करेंगे एल्गोरिथम एडवांटेज की। तो एल्गोरिथम कंपैरिजन के लिए स्टैंडर्ड मैथमेटिकली और रिजियस फ्रेमवर्क होते हैं, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं दूसरा, हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन डिटेल से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज, स्मॉल इनपुट साइज के लिए असिम्प्टोटिक बिहेवियर मिसलीडिंग हो सकता है, इसलिए कांस्टेंट क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशन की। तो देखो एल्गोरिथम डिज़ाइन करता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और एकेडमिक कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस में असिम्प्टोटिक नोटेशन जो होता है वो स्टैंडर्ड टूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तुम्हारे असिम्प्टोटिक नोटेशन में 3 केस होते हैं, वेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस। तो जो तुम्हारा बिग ओ है वो वर्स्ट केस में यूज होता है, रिप्रेजेंट करता है, एंड जो तुम्हारा ओमेगा है वो बेस्ट केस को रिप्रेजेंट करता है, एंड जो तुम्हारा थीटा है वो एवरेज और एग्जैक्ट केस को रिप्रेजेंट करता है। अब आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेरा फेवरेट टॉपिक जो है हमारा रिकरेंस एंड रिकरेंस सॉल्विंग टेक्निक्स। तो देखो जो रिकरेंस रिलेशन होता है, तो रिकरेंस रिलेशन जो होता है ये एक इक्वेशन है जो किसी फंक्शन जैसे टी एन एल्गोरिथम को रनिंग टाइम में, देखो तुम एक चीज़ याद रखना, जो टी और एन, ठीक है। तो देखो जो रिकरेंस रिलेशन होता है ये एक इक्वेशन है जो किसी फंक्शन को उसके छोटे इनपुट्स पर सेम फंक्शन टर्म में डिफाइन करती है, ठीक है। रिकर्सिव एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्रेस करने के लिए क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है, ठीक है। देखो रिकर्सिव एल्गोरिथम क्या होता है, रिकर्सिव एल्गोरिथम मतलब जैसे डिवाइड एंड कॉन्करर। अब डिवाइड एंड कॉन्करर क्या है वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो देखो डिवाइड एंड कॉन्करर मतलब बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटी प्रॉब्लम्स में तोड़ के सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो रिकर्सिव एल्गोरिथम है, रिकर्सिव एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फॉर्मली ड्राइव और सॉल्व करना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिकरेंस रिलेशन, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या होता है कि जो हमारा रिकर्सिव एल्गोरिथम है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फॉर्मली ड्राइव करना और सॉल्व करना, उसको हम बोलते हैं रिकरेंस रिलेशन। तो रिकरेंस रिलेशन तुमको समझ में आ गया हो कि रिकरेंस रिलेशन जो होता है वो एक इक्वेशन होता है जो किसी भी फंक्शन को उसके छोटे इनपुट्स पर सेम फंक्शन के टर्म में डिफाइन करता है, रिकर्सिव एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब इसकी वर्किंग क्या है, तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टी एन इज इक्वल टू 2t ब्रैकेट n बाई 2 प्लस ओ एन। तो ये इसका क्या है, ये एक इसका फॉर्म होता है, ठीक है। एंड ये इसको याद रखना, ये तुमको बहुत आगे काम आने वाला है एंड इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें जो t है, t जो है ये ध्यान से समझना, ये जो t वाला है ना, तो इसमें t क्या होता है, मैं एक चीज़ बता दूं, जो इसमें t होता है भैया वो क्या होता है, हमारा प्रॉब्लम को साइन एन के लिए सॉल्व करने का टाइम। ध्यान रखना प्रॉब्लम के साइज एन को, देखो जो हमारा टी है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो लगने वाला टाइम होता है वो, और
2Tn/2 क्या होता है, 2 हाफ साइज में सब प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ON मतलब कंबाइन या मर्ज करने का टाइम। ठीक है, तुमको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे जो रिकरेंस रिलेशन होते हैं। देखो, जो रिकरेंस रिलेशन होते हैं, देयर आर 3 टाइप ऑफ रिकरेंस रिलेशन। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको हम यूनिवर्सल मेथड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल मेथड। ठीक है, तो देखो, जो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं कि इसको गैस करके सॉल्यूशन फिर मैथमेटिकली क्या करते हैं, मैथमेटिकली इंडक्शन आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो देखो, आई थिंक तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक, एंड अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक क्वेश्चन सोच रहा हूँ करवाने का, एंड अगर बोलो तो करवा देता हूँ, या मैं आगे करवाऊंगा क्वेश्चन, जैसा आप लोग बोल दो। ठीक है, तो देखो, ध्यान से सुन लो कि जो हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, वो क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि एक मैं तुमको क्वेश्चन सॉल्व करा के ही दिखा देता हूँ, तो तुमको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन का जो मेथड है वो थोड़ा सा ध्यान से समझना, एंड मैं कोशिश करूँगा कि बाइनरी सर्च का वर्स्ट केस का समझा दूँ तुमको। ठीक है, तो मान लो सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं हम, थोड़ा सा इसको जूम करना पड़ेगा। कहाँ खो गया भाई? अब वो मिल ही नहीं रहा। हाँ, तो ये TN है, एंड यहीं पे मैं लिखने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो TN इज इक्वल टू TN/2 प्लस 1। तो भाई इसको हमें सॉल्व करना। तो ये हमारा मतलब क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? TN इज इक्वल टू TN/2। ठीक है, अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? दोनों साइड N2, सब्स्टिट्यूट N/2 बोथ साइड। ठीक है, तो TN/2 कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे N/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? N/2 करेंगे तो N/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, +1 तो ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड फर्स्ट था। एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाने के बाद इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड ये। ठीक है, अब हम फिर क्या कर देंगे? अब जैसे हमने कर दिया, ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब टी एन निकालेंगे, तो TN हमारा क्या होगा? TN/4। ठीक है, +1 तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया? ये हो गया, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है, ध्यान से समझना, जो हमारी जो देखो, सबसे पहले ध्यान से सुनना, अभी तुम कंफ्यूज हो जाओ। ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने N/2 पुट किया बोथ साइड। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया? ये मिल गया। ठीक है, ये रेड पेन का यूज़ करना, तो ठीक है, ये मिल गया। ठीक है, फिर हमने ये TN/2 की वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो ये वाला चीज़ आ गई। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, क्लियर है। अब हम इसका क्या करेंगे? अब हमारा जो आंसर आएगा इक्वेशन 2 के बाद, तो टी की पावर TN/4 प्लस, क्योंकि अब ये इसकी वैल्यू निकालनी है हमको, ध्यान रखना। अब N/4 हमने पुट किया N की जगह। ठीक है, बोथ साइड। सो TN/4 की जगह N/4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। रुक जाओ, गलत हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा प्लस N। अब हम क्या करेंगे? N/4 की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो देखो TN इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? TN तो ठीक है, TN की जगह क्या आएगा? T4 आएगा, आई थिंक। हाँ, T4 इज इक्वल टू TN/8 एंड +1 एक 1 यहाँ का आएगा और 2 1 यहाँ के आएंगे, तो 3 हो जाएंगे। तो अब मैं डायरेक्टली इनको 3 लिख देता हूँ। ठीक है, तो 3 लिख देता हूँ। आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि ठीक है, अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो टी के इज इक्वल टू टी के अपॉन 2 की पावर के प्लस सी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं टी के इज इक्वल टू TN/2 का क्यूब। 3 है वैल्यू, क्योंकि +3। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? log n हो जाएगा। ठीक है, के इक्वल टू log n।
एंड टी लॉग एन कितना हो जाएगा, टी ब्रैकेट में 2 की पावर के अपॉन 2 की पावर के एंड प्लस लॉग एन बच जाएगा आपका, क्या बच जाएगा, लॉग एन बच जाएगा। ठीक है, एंड अब इसका आंसर क्या आएगा, अब इसका आंसर क्या आएगा, देखो ये इससे कट गया एंड हमारे पास क्या बचा, टी की पावर एन लॉग एन। तो हमारा आंसर क्या आया, टी की पावर बिगो ओ लॉग एन, ये आ गया। तो ये क्या है, ये हमारा वर्स्ट केस है। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, तो तुमको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है, एंड ये बहुत इजी है। ठीक है, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है जितना अपन समझते हैं। ठीक है ना, अब हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तुम्हारा जो सबसे इम्पोर्टेंट रिकरेंस रिलेशन का टॉपिक था वो एक ख़त्म हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड ख़त्म हो गया, एंड रिकर्सिव ट्री मेथड। तो रिकर्सिव ट्री मेथड बहुत इजी इजी है, एंड इसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक ये भी तुमको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं रिकर्सन ट्री मेथड। तो रिकर्सन ट्री मेथड मतलब रिकरेंस को ट्री डायग्राम में एक्सपेंड करके हर लेवल का कॉस्ट सम करना। ठीक है, तो ध्यान से समझना कि जैसे ये लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3, तो देखो यहाँ पे टी एन है। ठीक है, टी एन है ये। ठीक है, क्या है, टी एन है। ठीक है, यहाँ पे टी एन बाई 2 मतलब एक एन को हमने दो भागों में बांट दिया, तो एन बाई 2 हो गया। फिर हमने एन बाई 2 को एन बाई मतलब देखो पहले टी है तो टी, देखो एक एक प्रॉब्लम है तो एक प्रॉब्लम को हमने दो प्रॉब्लम में बांटा, फिर दो के दो में हो गया, फिर उस एक के दो किए, फिर एक के दो किए। तो देखो यहाँ पे लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 ली, लेकिन यहाँ पे जो कॉस्ट है वो क्या है, कॉस्ट सेम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मास्टर थ्योरम की। तो जो मास्टर थ्योरम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मास्टर थ्योरम का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या, टी की पावर टी एन इज इक्वल टू ए टी एन बाई बी प्लस एफ एन। प्लीज़ ये याद रखिएगा, एंड इसी का हम यूज़ करने वाले हैं हर एक जगह। तो ये मास्टर थ्योरम का क्विक रेफरेंस है, प्लीज़ अब इसको याद रखिएगा। एंड मैं मास्टर थ्योरम के आपको तीनों केस बताने वाला हूँ, एंड तीनों केस के बाद मैं आपको नेक्स्ट आगे बताऊँगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, जो अब हमें पढ़ना है मास्टर थ्योरम। तो मास्टर थ्योरम देखो जो है, मास्टर थ्योरम में 3 केस होते हैं, तो 3 केसों को डिस्क्राइब करूंगा बारी बारी से। ठीक, हाँ, सो अब मास्टर थ्योरम का पहला रूल समझने जा रहे हैं, पहला केस समझने जा रहे हैं। सो ध्यान से समझना, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये न्यूमेरिकल आते हैं तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं सबसे पहले आपको इक्वेशन लिख के देता हूँ जो मैंने अभी पिछले पेज पे लिखी थी, तो ध्यान से देखिएगा। आई होप ये सबको याद होगा। ठीक है, अब मेरे को ये एक चीज़ बताओ, अभी मैं एक चीज़ ड्रॉ करता हूँ, प्लीज़ मेरे को बताना। ठीक है, तो ये जो ए होता है ये क्या होगा, ये आपका ध्यान से देखना। ठीक है, क्या होता है, एंड ये ए। ठीक है, तो ये ए क्या होगा आपका, नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम। क्या होगा, नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम। क्या हो गया, नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स। एंड देन ये आपका बी क्या होगा, ये होगा साइज ऑफ ईच सब प्रॉब्लम्स। ठीक है, साइज ऑफ ईच सब प्रॉब्लम। आई होप क्लियर है। ठीक है, तो अब आपका केस नंबर फर्स्ट एक्टिव होता है। क्या होता है, केस नंबर फर्स्ट एक्टिव होता है। कि मैं पहले इसी का क्वेश्चन बता दूं फिर केस बताता हूँ। सपोज मान लो कि तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है एंड तुमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे, तो मैं बता देता हूँ कि इन आप पहचानोगे कैसे कि भैया हमें कौन से क्वेश्चन में ये फॉलो करना है, कौन से में नहीं करना। तो मान लो कि क्वेश्चन है टी की पावर टी एन इज इक्वल टू टी एन बाई 2 प्लस 1। एक ये क्वेश्चन है, एंड एक ये क्वेश्चन है टी की पावर एन इज इक्वल टू टी ब्रैकेट एन माइनस 1 प्लस लॉग एन। अब मेरे को ये बताओ कि इसमें से कौन से में अप्लीकेबल होगा मास्टर थ्योरम और कौन से में नहीं होगा। ठीक, सो ध्यान से देखना, ये वाला जो है ये करेक्ट है। बिकॉज क्यों करेक्ट है, तो देखो ये जो फॉर्मेट बन रहा है ये ए बाई बी का फॉर्मेट बन रहा है, एंड ये सीधा सीधा फॉर्मेट है, दैट्स वाई ये वाला सही है। ठीक है, सो नाउ अब मैं आपको केसेस बताता हूँ। इसमें 3 केसेस हैं, जो आपको मास्टर थ्योरम है इसमें 3 केसेस हैं। ठीक है,
तो पहला केस क्या है कि a ग्रेटर देन b, ठीक है, a ग्रेटर देन b की पावर k, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, टी एन इज इक्वल टू एन की एन लॉग ए की पावर, एक ऊपर और बी नीचे, ठीक है। तो अब इसका एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। सो मान लो कि हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि टी की पावर, मान लो हमें क्वेश्चन दिया गया है क्या, एक क्वेश्चन बताओ कोई, हाँ, टी एन इज इक्वल्स टू 4 ग्रेटर इक्वल टू 2 की पावर के। तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करो कि यहाँ पे जो हमारा केस है वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। सो अब ध्यान रखना 4 जो है वो 2 से बड़ा है, यस। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो आंसर देखो टी की पावर एन, अब इसमें पुट करना है, ठीक है, टी की पावर एन, एन एन में क्या होगा, एन एन लॉग 4 और 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा हमारे पास एन स्क्वायर, ठीक है। सो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको समझ में आ गई, ठीक है। अब सपोज मान लो कि अगर तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है 5t n/2 एंड n log n। तो इसका आंसर क्या होगा, तो तुम्हारा सीधा आंसर क्या होगा कि n log 5 ऊपर और 2 नीचे। तो आंसर क्या होगा, टी एन इज इक्वल टू, सीधा आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो आई होप क्लियर हो गया, ठीक है। तो क्लियर हो गया, तो अब इसके नेक्स्ट केस को देखेंगे, ठीक है। तो ये आपके आंसर हुए। तो केस नंबर 1 तुमको समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा केस 2 है वो थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि केस नंबर सेकंड, तो केस नंबर सेकंड क्या है, ए इक्वल टू बी की पावर के, ये हमारा केस है। एंड इसके सब केसेस क्या हैं उनको भी मैं लिख देता हूँ, सब केस, थोड़ा सा सब केस क्या है इसमें, इसमें 3 सब केस है। पहला क्या है, मान लो कि P ग्रेटर देन है -1 से, ठीक है। दूसरा सब केस क्या है, P इक्वल टू है -1 से। और तीसरा केस क्या है, P लेस देन -1 है। तो ये जो हमारा केस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब समझिएगा। तो मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, मैं पहले पेन चेंज कर लूँ क्या, मान लो कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि टी एन इज इक्वल टू 4t n/2 प्लस n स्क्वायर लॉग n क्यूब। तो क्या दिया गया है, n क्यूब, ठीक है। अब हमें इसमें क्या क्या वैल्यू चाहिए, अब देखो हमें a की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए, k की वैल्यू चाहिए एंड p चाहिए। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे a क्या है, तो सबसे पहले मैं ए लिखूंगा, बी लिखूंगा, के लिखूंगा एंड पी लिखूंगा। अब मैं इनकी तीनों की, चारों की वैल्यू लिखूंगा। तो देखो ए की वैल्यू तो ये हो जाएगी, ए मतलब ए हमारा कितना हो जाएगा 4, तो ए हमारा 4 हो जाए। बी की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक, ठीक है। अब के की वैल्यू क्या होगी, ये पावर लगी हुई एन की पावर के, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा। एंड पी क्या हो जाएगा, एन की पावर पी, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा के। एंड हम अब कैसे पता चलेगा कि हमें क्या अप्लाई करना, तो अप्लाई P ग्रेटर देन -1। अगर तुम P लेस देन -1 कर दोगे तो P की वैल्यू है 3, P लेस देन -1 रॉन्ग, और P इक्वल टू -1 ये प्रूव नहीं कर पाओगे, मतलब ये मतलब एप्लीकेबल नहीं है, दैट्स वाई अपन नहीं लगा सकते। तो हमारा कौन सा लगेगा, P ग्रेटर देन कौन सा, P ग्रेटर देन, भैया कौन सा लगेगा, P ग्रेटर देन -1। आई होप क्लियर होगा। अब इसको हम करते हैं सॉल्व, ठीक है, इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है। अब सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला पता चल गया। तो अब हमें फॉर्मूला में क्या लिखना, देखना समझना, टी एन इज इक्वल टू एन की पावर के, एंड यहाँ पे क्या आएगा, लॉग एन P+1। अब ये क्यों आएगा, बिकॉज व्हेन
p इज ग्रेटर देन, तो p इज ग्रेटर देन -1, when p is greater than -1 then we use log n p plus 1 r एरिया ऐड, मतलब यहाँ पे p जब अगर हमारा p ग्रेटर होगा -1 से तो हम p में यहाँ पे एक ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, n k की वैल्यू कितनी है 2, log n की वैल्यू यहाँ पे 2, यहाँ पे ये है, p की वैल्यू कितनी है हमारी 3 + 1। तो अब हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा, कोई बता सकता है क्या, t की पावर n इज इक्वल्स टू n स्क्वायर log n की पावर 4। तो ये जो है ये हमारा फाइनल आंसर है एंड यही फाइनल रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर, एंड हम इसको आंसर बोल देंगे, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हें केस नंबर सेकंड का सब केस पहला समझ में आ गया। तो ये वाला हमारा हो गया। अब हम समझेंगे p लेस देन -1, ठीक है। p लेस देन -1 समझते हैं, ठीक है। क्या समझेंगे, p लेस देन -1, ठीक है। सो समझो, केस नंबर सेकंड है p लेस देन -1, ठीक है। तो मान लो कि क्वेश्चन लिखता हूं मैं 4t, ठीक है, 4t और n/2 प्लस n स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब ध्यान से समझना, तो हमारे यहाँ पे a हो जाएगा, b हो जाएगा, k हो जाएगा एंड p हो जाएगा। तो a की वैल्यू हो जाएगी 4 क्योंकि ये हो गया, एंड b की वैल्यू हो जाएगी 2 क्योंकि n/2 तो n/b होता है, k की वैल्यू हो जाएगी 2 क्योंकि ये पावर लगी हुई है, ठीक है। अब p के लिए यहाँ पे कुछ नहीं, तो p हमारा क्या हो जाएगा 0। एंड अब हम किससे कंपेयर करेंगे, p लेस देन -1। तो देखो यहाँ पे, तो p लेस देन मतलब p की वैल्यू कितनी होगी हमारी, p की वैल्यू होगी हमारी 0, p नहीं है 0, p 0 तो -1। तो देखो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा p है वो लेस देन है -1 से। तो यहाँ पे ध्यान से रखना। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे p को सिंगल अप्लाई करते हैं, ना तो p में माइनस करते हैं ना तो कुछ करते हैं, तो एज इट इज लिख देते। तो आंसर क्या आएगा हमारा, टी एन इज इक्वल टू n की पावर k और log n की पावर p। तो यहाँ पे n स्क्वायर और log n लिख देंगे क्योंकि p हमारा 0 है, तो ऐसा हो जाएगा। सो आई होप तुमको सेकंड केस भी समझ में आ गया होगा, बहुत इजी केस है एंड कोई बड़ी बात नहीं है इसको करने में। एंड नाउ अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, मतलब केस नंबर थर्ड, सब केस, ठीक है। सब केस क्या है, सब केस थर्ड, सब केस थर्ड, सेकंड का थर्ड वाला कर रहे हैं सब केस, ठीक है। तो इसमें क्या है, p इक्वल टू -1। तो अब इसमें क्या फॉर्मूला रहेगा, इसमें चेंज हो जाता है। तो टी एन इज इक्वल टू n की पावर k हो जाएगा एंड लॉग n की पावर p, ये हो जाता है। तो क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, क्वेश्चन है हमारे पास 8n/2 प्लस n क्यूब log n-1, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे ए बी की तो जरूरत नहीं, तो n के कितना है 3, तो डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ एंड log n-1, तो सीधा सीधा आंसर ये हो जाएगा। तो थर्ड केस और बेहतरीन है एंड ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब तुम्हारा एक केस क्या हो गया, एक केस मैंने जो तुमको बताया है, देखो मैं पहले पेन सिलेक्ट कर लूँ एंड बहुत, हाँ। तो केस नंबर फर्स्ट, तो देखो मैं अब ब्लू पेन से हाईलाइट करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये केस नंबर तुम्हारा हो गया फर्स्ट, ठीक है। एंड ये तुम्हारा डायरेक्ट आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा केस नंबर फर्स्ट। अभी बॉक्स रेक्टेंगल बनाना था, पता नहीं क्या बन गया। तो ये तुम्हारा हो गया केस नंबर फर्स्ट, ठीक है। आई होप तुमको क्लियर हो गया, ठीक है। अब केस नंबर सेकंड देखो, तो केस नंबर सेकंड देखो, पहले मैं ये सारी चीज़ें इनको हटा दूं तो क्या रहेगा ना, तुम लोगों को क्लियरिटी रहेगा ना कि कौन सा क्या क्या है, ठीक है। तो और क्लियरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि पेपर में भूलना नहीं चाहिए बस। मेरी तो यही एक वो रहती है कि पेपर में आप लोगों को ना भूले बस, ठीक है। तो अब देखो, अब जो हमारा सेकंड केस है, सेकंड केस हो गया ये, ठीक है।
क्या हो गया, ये सेकंड केस हो गया, ठीक। और सेकंड के जो हमारे सब केसेस हैं वो कौन से हो गए, सब सब केसेस कौन से हो गए, देखो एक मिनट। ये हमारे 3 सब केस हो गए, ठीक है। तो ये सब केस एंड ये क्या हो गया, केस हो गया, ठीक है। समझिए, अब हमारा लास्ट है थर्ड नंबर का केस। तो थर्ड नंबर का केस क्या होगा, देखो टी एन इज इक्वल्स टू एन की पावर के। तो ये हमारा है थर्ड केस एंड हम इसको भी रेक्टेंगल में बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। मान लो कि 8 टी एन बाई 4 है एंड प्लस एन क्यूब लॉग एन माइनस 1। तो डायरेक्टली आंसर क्या होगा, एन की पावर के। तो के की वैल्यू 3 है तो एन की पावर के, तो एन क्यूब, सीधा आंसर लिख दो। तो इस टाइप से आपको मास्टर थ्योरम के सॉल्यूशंस करने हैं। आई होप तुमको समझ में आ गया होंगे एंड बहुत अच्छे समझाया मैं। अगर नहीं समझ में आए हैं तो प्लीज़ एक बार वीडियो को पीछे कर लो एंड थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। एंड अब समझो रिकर्सिव एल्गोरिथम एडवांटेज समझो इसके। तो देखो, जो रिकर्सिव एल्गोरिथम होते हैं, रिकर्सिव एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को सिस्टमेटिकली क्या करते हैं, ड्राइव किया जाता है एंड मास्टर मॉडर्न थ्योरम से क्विक डायरेक्ट सॉल्यूशन मिल जाते हैं एंड स्टैंडर्ड केसेस में, ठीक है। अब हमें समझना है क्या, अब हमें समझना है कि इसके डिसएडवांटेज क्या। तो देखो, मास्टर थ्योरम जो होती है, मास्टर थ्योरम सिर्फ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉर्म पर अप्लाई होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स और नॉन स्टैंडर्ड रिकरेंस रिलेशन के लिए सब्स्टिट्यूशन ट्री मेथड लेंदी हो सकता है, ठीक है। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स या नॉन स्टैंडर्ड रिकरेंस के लिए होता है, उसके लिए सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। अब इसका एडवांटेज देखो, तो इसका एडवांटेज क्या है, इसका एक मेन एडवांटेज है जो कि है हमारा डिवाइड एंड कॉन्करर एल्गोरिथम। जैसे मर्ज सॉर्ट हो गया, क्विक सॉर्ट हो गया एंड बाइनरी सॉर्ट हो गया, इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज में रिकरेंस फंडामेंटल्स रखते हैं। तो देखो, डिवाइड एंड कॉन्करर आगे पढ़ाऊंगा मैं तो समझ में आएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं डिवाइड एंड कॉन्करर, चैप्टर ही है हमारा टॉपिक। तो डिवाइड एंड कॉन्करर मेथड होता क्या, तो देखो डिवाइड एंड कॉन्करर मेथड क्या होता है कि डिवाइड एंड कॉन्करर ये एक एल्गोरिथम डिज़ाइन टेक्निक होता है जिसमें बड़े प्रॉब्लम को छोटे सब प्रॉब्लम्स में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है एंड हर सब प्रॉब्लम्स का रिकर्सिवली क्या करते हैं, रिकर्सिवली कॉन्करर सॉल्यूशन किया जाता है एंड उनको क्या किया जाता है, कंबाइन करके ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाया जाता है। तो देखो, मैं अपनी लैंग्वेज में बताता हूँ। तो देखो, जो डिवाइड एंड कॉन्करर होती है, सपोज मान लो आपके पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हम छोटे छोटे सब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड उन सब जो जिनको मतलब जिन सब प्रॉब्लम्स को हमने डिवाइड किया, उन सब प्रॉब्लम्स को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देन उनके सॉल्यूशन को हम कंबाइन करके ओरिजिनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बना देंगे। तो ये हमारे क्या होता है, डिवाइड एंड कॉन्करर होता है। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या होता है, देखो डिवाइड एंड कॉन्करर का पर्पस बहुत सिंपल है कि बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे मैनेजेबल पीसेस में तोड़कर इफिशिएंटली सॉल्व करना एंड जनरली बिग ओ एन लॉग एन जैसी बेटर कॉम्प्लेक्सिटी को अचीव करना। तो ध्यान रखना, जो हमारा क्या है, जो हमारा क्या है, ध्यान से सुनना। जो हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड है उसमें क्या होता है कि उसका जो पर्पस होता है वो ये होता है कि बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे मैनेजेबल पीसेस में तोड़कर इफिशिएंटली सॉल्व करना एंड बिगो एन जैसी कॉम्प्लेक्सिटी को अचीव करना, ठीक है। अब देखो, वर्किंग स्टेप्स में 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला आता है आपका डिवाइड, देन आता है कॉन्कर, देन आता है कंबाइन। तो देखो, जो 3 मेन स्टेप होता है, सबसे पहले समझ लो डिवाइड। सो डिवाइड में क्या होता है कि जो हमारी प्रॉब्लम होती है उसको स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में तोड़ते हैं। देखो, जो हमारी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम उसको सबसे पहले क्या करते हैं कि सब प्रॉब्लम्स में तोड़ते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं, कॉन्करर में क्या होता है कि कॉन्करर में होता है सब प्रॉब्लम्स को रिकर्सिवली सॉल्व करते हैं एंड बेस केस तक पहुंचाते हैं। और कंबाइन में क्या होता है कि सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को जोड़कर फाइनल आंसर बना देते हैं। सबसे पहले डिवाइड, कॉन्कर, कंबाइन याद रखो। डिवाइड में क्या करते हैं, प्रॉब्लम को स्मॉल पार्ट्स में तोड़ देते हैं। कॉन्कर में क्या करते हैं, उन स्मॉल पार्ट्स में तोड़े गए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देन कंबाइन में क्या करते हैं, सारे
सारे सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को जोड़कर एक फाइनल आंसर बना देते हैं, ठीक है। अब ये डायग्राम देख लो। सपोज मान लो ये साइज n एक बड़ा प्रॉब्लम है, तो हम इसको दो पार्टों में दो भागों में बांटेंगे, सब प्रॉब्लम 1 सब प्रॉब्लम 2, एंड इनको क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा हमारा डिवाइड, एंड ये हो जाएगा हमारा कॉन्कर, एंड ये हो जाएगा हमारा क्या, कंबाइन। तो ये ऐसा आपका कंबाइन काम करता है, ठीक है। तो आई थिंक समझ गए। तो आपको क्या याद करना है डिवाइड एंड कॉन्कर में, सबसे पहले डिवाइड, कॉन्कर एंड कंबाइन, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप या एग्जांपल ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम। तो देखो सबसे पहले आता है तुम्हारा बाइनरी बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च क्या कहलाता है, इसमें क्या होता है, जो सॉर्टेड एरे होता है, क्या होता है, जो हमारा सॉर्टेड एरे होता है वो मिडिल एलिमेंट चेक करके हाफ डिस्कार्ड करते हुए सर्च किया जाता है। तो देखो जो हमारा बाइनरी सर्च है एंड जो हमारा ये सारी चीज़ें होती हैं, तो देखो बाइनरी सर्च तो तुमने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ी ही होंगी। अगर नहीं पढ़ी हैं तो मैं कोशिश करूँगी या आप लोग पढ़ लोगे, मैं मेरे को एक बार बता देना, क्योंकि इनका मैं अलग से ही डाल देता हूँ, ठीक है। तो देखो बाइनरी सर्च सॉर्टेड एरे में मिडिल एलिमेंट चेक करके हाफ डिस्कार्ड करते हुए सर्च किया जाता है। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का होती है ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ठीक है। मर्ज सॉर्ट में क्या होता है, मर्ज सॉर्ट में क्या किया है कि हाफ एरे को, ठीक है, हाफ एरे को, एक मिनट रुकना थोड़ी, जो मर्ज सॉर्ट होता है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का होती है ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होती है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन होता है, ठीक है। तो देखो अगर तुमको इसका क्या चाहिए है, मैं तुमको इसका एल्गोरिथम लिखना सिखा सकता हूँ, ठीक है। सो अगर तुम, क्योंकि देखो मैंने भी रटा था, एंड अगर तुमको सीखना है तो मैं तुमको सिखा सकता हूँ, ठीक है। तो देखो जो एरे होता है, एरे को हाफ हाफ में डिवाइड करना एंड रिकर्सिवली सॉर्ट, फिर सॉर्टेड हाफ्स को मर्ज करना, क्या कहलाता है, हमारा एरे कहलाता है, ठीक है, मर्ज सॉर्ट कहलाता है। एंड क्विक सॉर्ट क्या कहलाता है, तो क्विक सॉर्ट जो होता है, तो क्विक सॉर्ट इट इज़ अ कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग होती है, और इट इज़ फॉलो डिवाइड एंड कॉन्करर, इट इज़ आल्सो बेस्ड ऑन पार्टीशन मेथड, एवरी टाइम इट इज़ प्लेस वन एलिमेंट इन करेक्ट पोजीशन। सो ये क्या है, ये हमारा होता है, सबसे पहले हमारा ये क्या होता है, क्विक सॉर्ट होता है। एंड हीप सॉर्ट क्या होता है, तो देखो हीप सॉर्ट जो होता है, तो हीप सॉर्ट में क्या होता है कि एरे से मैक्स हीप बनाकर रिपीटेडली मैक्स एलिमेंट को निकाल कर सॉर्ट करना होता है, एंड इसका ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होता है। अब मैं एक आपको हीप का एग्जांपल का एक मैं आपको सॉल्व भी करा देता हूँ, ठीक है। तो मान लो 10 10 5 और 25 8 17 9, तो इसको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या करना है कि हीप मतलब अपन को मैक्स हीप बनाना है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 10 ऊपर जाएगा, लेफ्ट में आएगा छोटा यानी 5, एंड राइट में जाएगा हमारा 25, ठीक है। तो ये है, तो लेकिन जो ये है ये हमारे क्या है, फॉलो नहीं कर रहा है कंडीशन। कंडीशन क्या होती है आप लोगों को मालूम होगी, कंडीशन आई थिंक मालूम होगी कि ये जो हमारा, रुक जाओ मैं अब अच्छे से ही समझा देता हूँ, अगर समझा ही रहा हूँ तो मैं तुमको अच्छे से ही समझा रहा हूँ, एकदम हौच पौच नहीं कर रहा हूँ, बाकी तुमको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, तो मेरे को लगता है बड़ा करना पड़ जाएगा। क्वेश्चन है हमारा 10 के बाद हमारा 5 25 एंड 8 17 एंड 9, 8 17 9, ठीक है। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, किसको सॉल्व करना है, इसको। तो देखो 10 ऊपर आ जाएगा, लेफ्ट में 5 चला जाएगा, राइट में 25 चला जाएगा। अब देखो 10 के राइट में 25 है और ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर देंगे। तो 25 ऊपर चला जाएगा, 5 इधर आ जाएगा एंड 10 इधर आ जाएगा। आई थिंक अब तुमको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम 25 हो गया, 8 17 5, अब ये वैल्यू बची है, ठीक है। तो इसके बिहाफ में हम डालेंगे 8 एंड इसके बिहाफ में डालेंगे 17। तो अब ध्यान से देखना कि अब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसकी कंडीशन को, तो अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, 25 8 को हम स्वैप कर देंगे, ठीक है, स्वैप फर्स्ट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 स्वैप किया तो यहाँ 15। अब ये अब 8, अब यहाँ पे 17 आएगा, तो ये मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कंडीशन को, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 25 हमारा ऊपर है हमको याद है, अब यहाँ पे 8 की जगह हमारा क्या जाएगा, 17 आ जाएगा, क्या जाएगा 17,
17 के बाद राइट साइड में हमारा क्या था, 10 था, ठीक है। 17 के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 10, ठीक है। 17 हो गया, 10 हो गया, ठीक है। अब 17 के लेफ्ट में हमारा क्या था, 5, और यहाँ पे आ जाएगा 8, और यहाँ लेफ्ट में आ जाएगा हमारा 9। तो ये हमारा क्या बन गया, मर्ज सॉर्ट का आंसर, सॉरी हीप सॉर्ट का आंसर बन गया। तो हीप सॉर्ट जो होती है, हीप सॉर्ट इट इज ऑलमोस्ट बाइनरी ट्री होता है, और इसके दो टाइप होते हैं। मिन मैक्स हीप में सबसे बड़ा वैल्यू ऊपर आता है, और मिन हीप में देखो, मिन हीप होता तो इसका क्या बनता, 5, ठीक है, 5 ऊपर आता, और मैक्स हीप में सबसे बड़ी वैल्यू आई ऊपर। तो आई थिंक तुमको अब क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे मैं तुमको दिखाता हूँ। ये देखो, मर्ज सॉर्ट का एक्सप्लेनेशन दिया गया। तो 8 3 5, देखो अब मैं तुमको दिखाता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेने दो। 8 3 5 1 9 और 2 7, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पे 8 3 5 1 को इनने क्या किया, तोड़ दिया, ठीक है। एंड फिर उसके बाद इनने क्या किया, तोड़ने के बाद क्या किया इनने, कि दोनों को तोड़ दिया, एंड रिकर्सिवली अंटिल साइज 1 तक, ठीक है। और फिर इनने क्या किया, सॉर्ट किया एंड मर्ज कर दिया। फिर इनने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। देखो, सॉर्ट करने के बाद एंड मर्ज करने के बाद मर्ज कर दिया, तो ये क्या हो गया, डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक हो गया। एडवांटेज क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इफिशिएंटली सॉल्व होते हैं ऑफ 10 ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, और पैरेललिज्म के लिए न्यूट्रली सूटेबल होते हैं इंडिपेंडेंट सब प्रॉब्लम्स, ठीक है। डिसएडवांटेज, रिकर्शन, ओवरहेड फंक्शन कॉल, स्टैक मेमोरी, एंड कुछ केसेस में क्विक सॉर्ट, वर्स्ट केस में परफॉर्मेंस डिग्रेड हो सकता है, ठीक है। नाउ एप्लीकेशन क्या है, सॉर्टिंग सर्चिंग एल्गोरिथम हो गया, और मैट्रिक्स ऑपरेशंस हो गए, एंड आपका क्या हो गया, और लार्ज डेटा सेट प्रोसेसिंग में, पैरेलल कंप्यूटिंग में डिवाइड एंड कॉन्कर यूज होती है, ठीक है। तो ये सारे एप्लीकेशंस याद रखिएगा। एंड अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि लास्ट टॉपिक बचा है, कोड ट्यूनिंग टेक्निक्स। तो कोड ट्यूनिंग टेक्निक्स क्या है, तो अब मैं कोड ट्यूनिंग टेक्निक्स आपको पढ़ाता हूँ, एंड इसके बाद ये हमारा लास्ट टॉपिक है, एंड इसके बाद हमारा यूनिट ये ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम ग्रीडी वाला यूनिट कंप्लीट करेंगे। तो ग्रीडी वाला यूनिट बहुत इजी है, एंड वो भी अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एंड ये अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, ये नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर मैं नोट्स अपलोड नहीं कर पाऊँ तो मेरे को एक बारी कमेंट सेक्शन में मेरे को रिकॉल कर देना कि भैया नोट्स अपलोड नहीं हुए, प्लीज़ अपलोड करिए नोट्स को। तो देखो, कोड जो ट्यूनिंग होती है, कोड ट्यूनिंग का मतलब होता है एग्जिस्टिंग कोड को मॉडिफाई करना, ताकि रन टाइम पर परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके बिना उसके फंक्शनैलिटी को चेंज किए। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, जो हमारा कोड ट्यूनिंग होता है, कोड ट्यूनिंग एक एग्जिस्टिंग कोड को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे सपोज आपका रन टाइम परफॉर्मेंस, मतलब देखो, जैसे सपोज आपका कोड चल रहा है, एंड अब हमको उसमें कोई मॉडिफिकेशन या कुछ करना है एग्जिस्टिंग कोड में, तो हम कोड ट्यूनिंग का यूज़ करेंगे, ये क्योंकि ये मॉडिफाई करने के लिए यूज़ की जाती है, एंड रन टाइम परफॉर्मेंस को क्या करता है, इंप्रूव करता है बिना उसके फंक्शनैलिटी या आउटपुट को चेंज किए हुए, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसका पर्पज़ क्या होता है। तो पर्पज़ होता है सी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ाना। जो हमारा प्रोग्राम होता है ना, उसकी एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ाता है। रिसोर्स जैसे सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, एंड यूटिलाइजेशन को क्या करता है, इम्प्रूव करता है, ठीक है ना। वर्किंग कॉन्सेप्ट देखो, तो वर्किंग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इसके। तो देखो, जो जो हमारा कोड ट्यूनिंग है, कोड ट्यूनिंग में प्रोग्राम्स के हॉटस्पॉट जहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है, जैसे लूप हो गया और फ्रिक्वेंटली कॉल्ड फंक्शन हो गए, आइडेंटिफाई करके उन्हें ऑप्टिमाइज किया जाता है बिना एल्गोरिथम के बेसिक लॉजिक को चेंज किए हुए, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे, ठीक है। ध्यान से सुनना, जो हमारा कोड और ट्यूनिंग होता है, कोड ट्यूनिंग में प्रोग्राम के जो हॉटस्पॉट होते हैं, जैसे मतलब जहाँ टाइम स्पेंड होता है, लाइक लूप हो गए, फ्रिक्वेंटली कॉल्ड फंक्शन हो गए, उनको आइडेंटिफाई करते हैं एंड उन्हें ऑप्टिमाइज किया जाता है, जहाँ पे बिना बेसिक्स के, जहाँ बिना एल्गोरिथम के बेसिक लॉजिक चेंज किया जाए। अब टेक्निक्स ही देख लो, तो सबसे पहले आता है लूप ऑप्टिमाइजेशन। तो लूप ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि लूप के अंदर अननेसेसरी कंपटीशन हटा देते हैं और इटरेशन कम कर देते हैं। इससे क्या होगा कि टाइम कम लगेगा, ठीक है। अब एग्जांपल जैसे लूप इनवेरिएंट कोड मोशन, जो कैलकुलेशन लूप के अंदर रिपीट हो रही है लेकिन चेंज नहीं होती, तो उसे हम बाहर कर देते। सपोज मान लो कि 5+2 बार बार 7 आ रहा है, तो हम भैया एक बारी क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे, ठीक है। तो आई थिंक तुमको समझ में आ गया होगा। अब नाउ देखो, अब डेटा ट्रांसफ़र ऑप्टिमाइजेशन। तो देखो इसमें क्या होता है
कि मेमोरी एक्सेस और डेटा मूवमेंट को मिनिमाइज एफिशिएंट बनाना। क्या बनाना? मेमोरी एक्सेस और डेटा मूवमेंट को मिनिमाइज बनाना या एफिशिएंट बनाना। ठीक है, इससे क्या होता है कि रजिस्टर यूज बढ़ाना और कैचे फ्रेंडली डेटा एक्सेस पैटर्न्स। और अब आता है लॉजिक ऑपरेटर, लॉजिक ऑप्टिमाइजेशन। तो देखो लॉजिक ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि कंडीशनली स्टेटमेंट और बूलियन लॉजिक को सिंप्लीफाई करना होता है। क्या करना होता है? कंडीशनली स्टेटमेंट और बूलियन लॉजिक को हम क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स नेस्टेड इफ एल्स को सिंपल लॉजिक से रिप्लेस करना। अब देखो, अब डायग्राम है लूप इसका। तो देखो लूप बिफोर ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देखो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। तो देखो इंट I इज इक्वल टू 0, इंट लेस देन n प्लस प्लस। तो इंट x इक्वल टू a इंटू बी, सम कर दो ये इसका। तो ये क्या है? रिकैलकुलेट एवरी टाइम कर रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना। तो हमने इसका आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन क्या कर दिया? तो इसने क्या किया, जो हमारा इंट x इज इक्वल टू ये है, इसने इसको क्या कर दिया? मूव कर दिया आउटसाइड ऑफ लूप एंड ये इतना हमारा लूप पे लगा दिया एंड हमारा लूप चलने लग गया। ठीक है, तो ये हो गया। तो आई थिंक तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसके हमें क्या देखना है? अब इसके हमें कैरेक्टरिस्टिक देखने हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक देखना है तो क्या है? कोड ट्यूनिंग माइक्रो लेवल ऑप्टिमाइजेशन है एंड क्या है? एल्गोरिथम लेवल चेंज, जैसे बेटर एल्गोरिथम चूज करना से डिफरेंट होता है। देखो जो हमारा कोड ट्यूनिंग है ये माइक्रो लेवल ऑप्टिमाइजेशन होती है, एल्गोरिथम लेवल चेंज से डिफरेंट होता है ये। ठीक है, रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी से परफॉर्मेंस ट्रेड ऑफ हो सकता है। क्या हो सकता है? जो हमारी रीडेबिलिटी है और मेंटेनेबिलिटी, इससे परफॉर्मेंस ट्रेड ऑफ हो सकता है। अब एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज समझ लेते हैं कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्पीड सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो सकता है एंड रिसोर्स कांस्टेंट सिस्टम एम्बेडेड में क्रिटिकल होता है। एंड डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज समझ लेते हैं कि ओवर ऑप्टिमाइजेशन से कोड रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी कम हो सकता है और प्री मेच्योर ऑप्टिमाइजेशन टाइम वेस्ट कर सकती है बिना किसी सिग्निफिकेंट बेनिफिट के। ठीक है ना, अब आता है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में क्या है कि परफॉर्मेंस क्रिटिकल सॉफ्टवेयर लाइक गेम्स हो गया, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम हो गए, रियल सिस्टम, एम्बेडेड डिवाइस और लार्ज स्केल से डेटा प्रोसेसिंग में कोड ट्यूनिंग यूज होती है। तो ये कम्प्लीटली आपका यूनिट नंबर, सो यहाँ पे आपका यूनिट नंबर 1 ख़त्म होता है डिज़ाइन, मतलब एनालिसिस डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिथम का। तो एडा है, ये एडा का यूनिट नंबर 1 है। एंड अब हमारा जो एडा का सेकंड यूनिट है वो है ग्रीडी एल्गोरिथम। सो ग्रीडी एल्गोरिथम में हम मैं बता दूं आपको नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं। स्टडी करेंगे हम ग्रीडी स्ट्रेटजी, ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न, हाफमैन कोडिंग, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, प्रिजमैन क्रूसिबल, नेक्स्ट है प्रॉब्लम, जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन, सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ जिसको डिजास्टर बोलते हैं, एंड करेक्टनेस प्रूफ ऑफ एल्गोरिथम। तो ये सारे नोट्स आपको मैं दे दूंगा, सो इनकी टेंशन मत लेना। एंड यूनिट नंबर 1 के इम्पॉर्टेंट और नोट्स अपलोड कर दिए जाएंगे आपके टेलीग्राम पे, तो जाके चेक कर लेना। बाकी अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो थैंक यू।